बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं पेपिल एडीमा का टॉपिक। तो पेपिल एडीमा आपने याद रखना है कि बाईलैटरल पैसिव डिस्क एडीमा है कि एक तो ये बाईलैटरल कंडीशन है कि दोनों आंखों को इफ़ेक्ट करेगी, और दूसरा ये पैसिव डिस्क एडीमा है। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको एक्टिव और पैसिव डिस्क एडीमा के बारे में बताया कि पैसिव डिस्क एडीमा में मैंने आपको बताया कि ऑप्टिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स का कोई मसला नहीं, उनकी कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, लेकिन जो ब्लड वेसल्स ऑप्टिक नर्व को सप्लाई कर रही होती हैं उन ब्लड वेसल्स में इशू आ रहा होता है इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से। ठीक है तो पेपिल एडीमा होता है कि पैसिव डिस्क एडीमा सेकेंडरी टू इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इसकी कॉजेज़ डिस्कस करने से पहले इसकी पैथोजेनेसिस मैं आपको बता दूं कि इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से कैसे जो है वो एडीमा डेवलप हो रहा है, कैसे पेपिल एडीमा डेवलप होता है। तो ये देखें, ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है ब्रेन की और ऑप्टिक नर्व की। तो ये जो है ये आई है, इसके बाद ये इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट आ जाता है ऑप्टिक नर्व का, और ये ब्रेन है। ठीक है, ये एक सिंप्लीफाइड से डायग्राम है। तो जो मेनिंजेस की लेयर होती है, मेनिंजेस आपको पता है कि ब्रेन को उन्होंने सराउंड किया होता है, उसमें आती हैं पिया माटर, रैकिनॉइड माटर और ड्यूरा माटर। ठीक है, ये तीन लेयर्स होती हैं मेनिंजेस की जिन्होंने ब्रेन को कवर किया होता है, और ये आगे एक्सटेंड हो रही होती हैं और इन्होंने ऑप्टिक नर्व को भी कवर किया होता है। तो अब होता क्या है कि इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर हुआ है, किसी भी वजह से ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज हो गया, खा वो कोई ट्यूमर है ब्रेन में, या कोई इन्फेक्शन है, या हेमरेज है, या हाइपरटेंशन है, किसी भी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है, इधर ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज हो गया, ये प्रेशर ट्रांसमिट होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। सब एरेक्नॉइड स्पेस कौन सी स्पेस होती है? एरेक्नॉइड माटर, ये ग्रीन और ब्लू लेयर के दरमियान में जो स्पेस है ना, उसको कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस में CSF प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इधर से सब एरेक्नॉइड स्पेस में है, तो ये जो पेरीन्यूरल सब एरेक्नॉइड स्पेस है, यानी कि जो नर्व के बाहर भी मेनिंजेस हैं, तो उधर की जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है उधर तक भी प्रेशर ट्रांसमिट ज़्यादा हो गया, तो CSF जो है उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से। जब CSF जो है उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वो CSF जो है ना वो डिफ्यूज़ होने लग जाएगा ऑप्टिक नर्व के अंदर। ठीक है, इधर CSF आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व का में जो टिश्यू है, ऑप्टिक नर्व का टिश्यू, उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्टिक नर्व के प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एक्सोप्लाज्मिक फ्लो जो होता है, आपको पता है हर नर्व फाइबर का एक्सोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म, उसका एक्सोप्लाज्म फ्लो करता है। ठीक है, उसमें ऑर्गेनेलीज जो न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड्स जो है ना वो फ्लो करते हैं। तो टिश्यू प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एक्सोप्लाज्मिक फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, तो एक्सोप्लाज्म जो है वो एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा नर्व फाइबर में, और ऑप्टिक नर्व फाइबर की स्वेलिंग हो जाएगी इस वजह से। तो एक्सोप्लाज्म की एक्यूमुलेशन और ऑप्टिक नर्व स्वेलिंग की वजह से ये जो प्री लैमिनर रीजन है, आपको पता है इधर एक सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है लैमिना क्रिब्रोसा ऑप्टिक डिस्क से पोस्टीरियरली, तो ये इसके प्री लैमिनर ये लैमिना क्रिब्रोसा और ऑप्टिक डिस्क के दरमियान वाला रीजन जो है ना, प्री लैमिनर रीजन, उसमें जो है जो वेन्स हैं उनकी स्ट्रेसिस हो जाती है और डायलेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये ऑप्टिक नर्व वाला जो एरिया ऑप्टिक नर्व कर गई है स्वेल। ठीक है, एक्सोप्लाज्मिक फ्लो की ब्लॉकेज की वजह से, तो जो वेन्स इधर होंगी वो सही तरह से ड्रेन नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से वीनस स्ट्रेसिस और डायलेशन हो जाएगी, और ऑप्टिक डिस्क ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वेन्स हैं उसमें से ब्लड और फ्लूइड लीक हो के ऑप्टिक डिस्क वाले रीजन में आना शुरू हो जाएगा, और उधर अडीमा, एक्सुडेट्स, हेमरेजेस और कॉटन वूल स्पॉट्स जो है ना हमें नज़र आएंगे। तो ये एक सिंपल सी पैथोजेनेसिस है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हुआ, जिसकी वजह से सब एरेक्नॉइड स्पेस का प्रेशर इंक्रीज हुआ। उससे क्या हुआ कि CSF जो है डिफ्यूज़ होके ऑप्टिक नर्व में आ गया, ऑप्टिक नर्व का एक्सोप्लाज्मिक फ्लो ब्लॉक हुआ, एक्सोप्लाज्म एक्यूमुलेट कर गया, जिसकी वजह से जो वेन्स इधर से इस रीजन में वेन्स जो हैं उनकी उनकी प्रॉपर तरह से ड्रेनेज नहीं हो सकती, और फिर वो जो है ना डायलेट हो जाएंगी, और उनमें से फ्लूइड और ब्लड निकल के एक्यूमुलेट कर जाएगा ऑप्टिक डिस्क में, जिसकी वजह से पेपिल एडीमा डेवलप हो जाएगा।
तो ये इस तरह रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से ऑप्टिक डिस्क एडीमा डेवलप हो रहा है। अब देख लेते हैं कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होने की क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, कॉजेज़ क्या क्या हैं इस पेपिलोडीमा की। तो सबसे पहले होता है इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, ठीक है, जैसे कि कोई ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, या कोई ब्रेन एब्सेस है या ब्रेन सिस्ट है कोई, ठीक है, या इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कि मेनिंजेस का इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस, या ब्रेन टिश्यू का इन्फेक्शन हो सकता है जिसको एंसेफेलाइटिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, या बेनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो सकती है, या सीएसएफ जो है वो उसकी सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है। आपको पता है सीएसएफ जो है ना वो वेंट्रिकल्स में बन रहा होता है, लैटरल वेंट्रिकल, जो ब्रेन्स में ना स्पेसेस होती हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये फॉर इंस्टेंस ब्रेन है, तो इधर ऐसे सी ना एक स्पेसेस सी बनी होती हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं, उनमें होते हैं कोरोइड प्लेक्सिस, तो कोरोइड प्लेक्सिस से सिक्रीट हो रहा होता है सीएसएफ। तो लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आता है, और थर्ड वेंट्रिकल से एक कनाल होती है उसको कहते हैं एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, उसके थ्रू आता है फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल से फिर फोरामन लश्का और फोरामन मजेंडे के थ्रू जो है ना वो सब रैकनॉइड स्पेस में आ जाता है, और फिर उधर से आगे वीनस साइनसिस में ड्रेन होता है। तो अगर ये इस सारी सीएसएफ सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है, मिसाल के तौर पे वेंट्रिकुलर सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, जैसे ये एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस की जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है, या एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही, तो उस वजह से भी सीएसएफ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद कोई हेड इंजरी के केस में जो है ना भी डेवलप हो सकता है पेपिलोडीमा, क्योंकि डिफ्यूज सेरिब्रल एडीमा होता है हेड इंजरी के केस में, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर इसकी वजह से सीएसएफ का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद सिस्टेमिक कंडीशंस में मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है या टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपरटेंशन होती है उस वजह से पेपिलोडीमा डेवलप हो सकता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड का कोई ट्यूमर है या हाइपर वाइटामिनोसिस है, विटामिन ए टॉक्सिसिटी है, तो इस केस में भी पेपिलोडीमा डेवलप हो सकता है। इसके बाद देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स जो है वो कैसे नज़र आएंगे पेपिलोडीमा के। तो सब सिस्टेमिक सिम्टम्स में आपने याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हेडेक, ठीक है। हेडेक अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है हेडेक, और ये बात आपने याद रखनी है कि कफिंग, जब पेशेंट खांसेगा या स्नीजिंग, कफिंग और स्नीजिंग की वजह से जो है ना ये एग्रेवेट होता है, हेडेक ज़्यादा हो जाता है, और वॉमिटिंग की वजह से हेडेक रिलीव होता है, ठीक है, हेडेक कम हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये पेपिलोडीमा में जो हेडेक होता है। इसके बाद नोजिया वॉमिटिंग होगी सडन और प्रोजेक्टाइल, और जब एडवांस स्टेज हो जाएगी पेपिलोडीमा की तो उसमें डिटेरियोरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस भी होगी। ऑक्यूलर सिम्टम्स में दो ही सिम्टम्स हैं कि यूनिलैटरल या बाईलैटरल ब्लैकिंग या ग्रेइंग आउट ऑफ विजन होगी, जो 10 to 15 सेकंड तक लास्ट करेगी, यानी कि एपिसोड्स आते हैं, ट्रांजिएंट जो है ना लॉस ऑफ विजन होता है, जो 10 से 15 सेकंड के एपिसोड्स आ रहे होते हैं। और इसके अलावा डिप्लोपिया भी होता है, डबल विजन। डिप्लोपिया क्यों होता है? क्योंकि जो पीटरस की टिप है उसके ऊपर से गुजर रही होती है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व जब कंप्रेस, कोई भी ब्रेन ऑक्यूपाइंग ब्रेन में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है कोई, तो वो सिक्स्थ नर्व को कंप्रेस करेगा, ठीक है। सिक्स्थ नर्व सप्लाई कर रही होती है लैटरल रेक्टस मसल को, LR6, ठीक है। लैटरल रेक्टस जब सिक्स्थ नर्व कंप्रेस होगी किसी भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से, तो लैटरल रेक्टस पैरालाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया डेवलप हो जाएगा। तो ये आपने दो ऑक्यूलर सिम्टम्स याद रखने हैं। साइंस देखते हैं तो हम पेपिलोडीमा को ना चार जो है इसकी स्टेजेस हैं। एक अर्ली पेपिलोडीमा है, फिर फुली डेवलप्ड पेपिलोडीमा है, फिर क्रॉनिक है, और फिर एट्रोफिक पेपिलोडीमा है। सबसे पहले अर्ली पेपिलोडीमा देखते हैं तो इसमें सिम्टम्स जो है ना वो एब्सेंट होते हैं। विजुअल एक्विटी, पीपल रिएक्शन नॉर्मल है। ऑप्थेल्मोस्कोपिक फाइंडिंग्स में माइल्ड डिस्क हाइपरीमिया, डिस्क रेडनेस जो है ना वो माइल्ड सी होती है, और स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशंस एब्सेंट होती हैं। स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशंस क्या होती हैं कि ये फॉर इंस्टेंस फंडस है, ये ऑप्टिक डिस्क है, तो ऑप्टिक डिस्क के साथ वाले रीजन में जो वेन्स है ना, वो हमें नॉर्मली क्या होता है कि जब सीएसएफ का प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा होता है तो ये वेन्स जो है ना नॉर्मली हमें सीएसएफ प्रेशर कम ज़्यादा होने की वजह से ये भी पल्सेट करती हैं, ठीक है, ऐसे फड़फड़ा रही होती हैं ये वेन्स। लेकिन चूंकि पेपिलोडीमा के केस में सीएसएफ प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो ये पल्सेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशंस एब्सेंट हो जाती हैं। और जो डिस्क मार्जिनस हैं
और पेरी पेपिलरी नर्व फाइबर स्ट्राइएशंस जो हैं, जो एक्सोन्स जो हैं रेटिनल गैंग्लियन सेल्स के, वो एक एक एक्सोन है, वो आके ऑप्टिक डिस्क वाली जगह पे जो है ना वो ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं। तो ये एक एक एक्सोन जो है ना ऑप्टिक डिस्क वाली जगह पे ये ऐसे एक लीनियर स्ट्राइएशंस बन रही होती हैं, जिनको कहते हैं पेरी पेपिलरी नर्व फाइबर स्ट्राइएशंस। ये एक्सोन्स होते हैं रेटिनल गैंग्लियन सेल्स के, जो मिलके ऑप्टिक नर्व बना रहे होते हैं। लेकिन पेपिलोएडिमा में क्या होता है कि डिस्क मार्जिन्स और इन स्ट्राइएशंस ये ब्लर हो जाती हैं, वो लगता है एक ही है, ऐसे एलिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये अर्ली पेपिलोएडिमा में ये हो रहा होता है। अब देखते हैं कि फुली डेवलप्ड पेपिलोएडिमा में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि ऑक्यूलर सिम्टम्स जो हैं कि जो यूनिलैटरल या बाईलैटरल ब्लैकिंग या ग्रेइंग आउट ऑफ विजन और डिप्लोपिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। बाकी विजुअल एक्यूटी प्यूपिल रिएक्शन नॉर्मल होता है। ऑप्थेल्मोस्कोपिक फाइंडिंग्स में वही सेम फाइंडिंग्स हैं अर्ली पेपिलोएडिमा वाली, बस दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा हैं इसमें कि हाइपरीमिक डिस्क होगी, ब्लड मार्जिन्स होंगे, ब्लड वेसल्स ऑब्सक्योर्ड हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा वीनस स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशंस इसमें भी एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा जो है ना वो रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से, जो मैंने आपको पीछे पैथोजेनेसिस में बताया कि हेमरेजेस, एक्सुडेट्स और कॉटन वूल स्पॉट्स बन रहे होते हैं, और इनकम्प्लीट मैक्यूलर स्टार बनता है। इसमें आपने याद रखना है मैक्यूलर स्टार क्या होता है कि मैक्यूला वाले रीजन में जो है ना ऐसे लिपिड्स की, एक्सुडेट्स की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है इसके आसपास, तो ये ना ऐसे ऐसा एक स्टार सा बन जाता है। पर ये जो है ना ये आपने याद रखना है कि पेपिलोएडिमा के केस में इनकम्प्लीट स्टार बनेगा, यानी कि ये ऐसे आधा सा स्टार बनेगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो उसको कह देते हैं मैक्यूलर फैन। तो आपने याद रखना है कि पेपिलोएडिमा के केस में मैक्यूलर फैन बनता है। इसके अलावा पैटर्न्स लाइंस हमें नज़र आएंगी। पैटर्न्स लाइंस क्या होती हैं कि जो ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क के अराउंड जो रेटिना है, जब हम फंडस से देखेंगे तो उसमें रेटिना में जो है ना ऐसे सर्कमफ्रेंशियल फोल्ड्स नज़र आएंगे, एलिवेट से हुए होंगे, फोल्डिंग से हुई होगी रेटिना की, उनको कहते हैं पैटर्न्स लाइंस। तो पैटर्न्स लाइंस नज़र आएंगे, और सेंट्रल कप जो है, ऑप्टिक कप जो होता है वो प्रिजर्व रहता है, उसको कुछ नहीं होता। इसके बाद क्रोनिक पेपिलोएडिमा में विजुअल एक्यूटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, हैमरेजेस, एक्सुडेट्स और डिस्क एडिमा रिजॉल्व कर जाता है, और डिस्क अपीयरेंस होती है शैम्पेन कॉर्क जैसी, जैसे शैम्पेन की बोतल होती है उसका एक ऐसे ढक्कन कॉर्क सा होता है ना, इस तरह की ऐसे एलिवेट सी हो जाती है डिस्क। ठीक है, तो शैम्पेन कॉर्क अपीयरेंस होती है। और विजुअल फील्ड में ब्लाइंड स्पॉट जो है ना वो एनलार्ज्ड होता है, और विजुअल फील्ड कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। आपको पता है कि ये जो सारे रेटिनल गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स मिल के जिस जगह पे ऑप्टिक डिस्क बना रहे होते हैं, तो वो ऑप्टिक डिस्क वाली जगह पे रेटिना नहीं होता। ठीक है, तो उतनी सी एरिया में जो है ना अब रेटिना नहीं है, तो विजुअल फील्ड में ये फॉर इंस्टेंस एक बंदे की विजुअल फील्ड है, तो उसमें ये सेंटर से थोड़ा सा लैटरली जो है ना इतना सा एक ऐसा पॉइंट होता है जिधर उसको नज़र नहीं आता, क्योंकि वो रीजन कोरस्पॉन्ड कर रहा होता है टू दी ऑप्टिक डिस्क, उधर रेटिना तो अब है नहीं, तो इतने से एरिया को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्टिक डिस्क एडीमा हो गया, ऑप्टिक डिस्क एनलार्ज हो गई है, तो ब्लाइंड स्पॉट भी एनलार्ज होना शुरू हो जाता है, और विजुअल फील्ड आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रिक्ट करना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एट्रोफिक पेपिलोएडिमा में क्या होता है। तो एट्रोफिक पेपिलोएडिमा में आपने याद रखना है कि 6 से 9 मंथ के बाद डेवलप करता है, और विजुअल एक्यूटी इसमें सीवियरली इम्पेयर्ड होती है, और डिस्क जो है ना वो ग्रेइश वाइट होती है विद ब्लड मार्जिन्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनेंगे पेपिलोएडिमा के कि पेपिलाइटस कहते हैं कि ऑप्टिक नर्व फाइबर्स की इन्फ्लेमेशन है। इस पेपिलोएडिमा में ऑप्टिक नर्व का कोई मसला नहीं है, लेकिन सीएसएफ प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एडिमा डेवलप हो रहा है। ठीक है, पेपिलाइटस में क्या होगा, पेपिलाइटस में होता है कि एक्टिव डिस्क एडिमा के जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसके अलावा सूडो पेपिलोएडिमा भी हो सकता है। सूडो पेपिलोएडिमा किस किस केस में हो सकता है कि ऑप्टिक डिस्क ड्रूसन में, कि ऑप्टिक डिस्क वाली जगह पे ड्रूसन्स की डेपोजिशन हो जाए, या हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है, और उसमें आईबॉल की लेंथ जो एंटीरो पोस्टीरियर लेंथ है वो शॉर्टनड हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना एक्सॉन्स जो होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे, अब ये ऐसे छोटा हो जाएगा तो जो है ना एक्सॉन्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, रेटिनल गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स,
तो वो ऐसे लगेगा कि ऑप्टिक डिस्क एलिवेट है। या परसिस्टेंट हाइलॉइड टिश्यू हो तो उसमें भी हमें सूडो पैपिल एडीमा आ सकता है नज़र। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस दो ही आपने याद रखने हैं, पेपिलाइटिस और सूडो पेपिल एडीमा। अब असेसमेंट क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले एग्जामिनेशन में चेक करेंगे ब्लड प्रेशर, फंडस एग्ज़ाम करेंगे, ये सारे साइंस और सिम्टम्स साइंस देखने के लिए। फुल न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंजियल एग्ज़ाम भी किया जा सकता है, ये इतना कॉमन नहीं है, पर ये करते हैं क्रेनियोफ्रेंजियोमाज को रूल आउट करने के लिए, ठीक है। कि क्रेनियोफ्रेंजियोमाज होते हैं कि ब्रेन का वो ट्यूमर जो फेरेंक्स में एक्सटेंड हो रहा होता है, तो उनको चेक करने के लिए फ्रेंजियल एग्ज़ाम भी किया जा सकता है, पर ये ना लेस कॉमन है। इसके अलावा लैब इन्वेस्टिगेशंस में सीबीसी ईएसआर करेंगे, ब्लड शुगर चेक करेंगे, सिरोलॉजी करेंगे सिफिलिस के लिए, और इसके अलावा लंबार पंक्चर और सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद इमेजिंग टेक्निक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें इमेजिंग टेक्निक्स में आपने याद रखना है कि सीटी स्कैन करेंगे और एमआरआई करेंगे ट्यूमर को लोकेट करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस वीनोग्राफी एमआरवी करेंगे कि अगर कोई वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बोसिस को डिटेक्ट करने के लिए। पेरीमेट्री करेंगे, पेरीमेट्री से हमें इनलार्ज ब्लाइंड स्पॉट्स का पता चल जाएगा कि अगर ब्लाइंड स्पॉट्स इनलार्ज है ना, तो वो हमें पेरीमेट्री के थ्रू पता चलता है। पेरीमेट्री क्या होती है कि एक ऐसे डोम शेप्ड जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट होता है, और इधर पेशेंट को बिठा देते हैं, और एक ऐसे पॉइंट सा होता है, पॉइंट सोर्स होती है, उसको ऐसे मूव करके जो है ना वो विजुअल फील्ड जो है एक पर्सन की कि उसको कितना नज़र आ रहा है, उससे पेरीमेट्री से पता लग जाता है। इसके अलावा फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी करेंगे कि अगर कोई डिस्क में लीकेज है तो उसको पता करने के लिए FFA जो है ना फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी, इसके थ्रू। तो ये इमेजिंग में ये 5 चीज़ें हमने करनी है कि सीटी स्कैन, एमआरआई करना है ट्यूमर के लिए, एमआरवी करनी है वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस के लिए, पेरीमेट्री करनी है एनलार्ज ब्लाइंड स्पॉट्स को डिटेक्ट करने के लिए, और FFA करनी है लीकेज फ्रॉम डिस्क को डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद ट्रीटमेंट देख लेते हैं पेपिल एडीमा की। तो आपने याद रखना है कि जो अंडरलाइंग कॉज है, कि जैसे फॉर इंस्टेंस कोई ट्यूमर है या हाइपरटेंशन है या इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज कर रहा है, तो पहले अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करेंगे, और उसके बाद इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करेंगे थ्रू द यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में कौन से आते हैं? ओरल डायामॉक्स, ठीक है। तो डायूरेटिक्स के थ्रू किया जा सकता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर कंट्रोल, या रिपीटेड लंबार पंक्चर। लंबार पंक्चर करेंगे, सीएसएफ जो है ना उसको हम निकाल लेंगे। तो जो अगर सीएसएफ का प्रेशर ज़्यादा है तो उसको निकालने से जो है ना, सीएसएफ अगर हम लंबार पंक्चर करके निकाल लेंगे तो उससे प्रेशर कम होगा। इसके बाद वेंट्रिकुलो लंबो पेरिटोनियल शंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल्स, जो ब्रेन वेंट्रिकल्स हैं जिनमें बन रहा है सीएसएफ, उधर से एक शंटिंग हम करेंगे पेरिटोनियल कैविटी में, कि उधर से वेंट्रिकल से सीएसएफ ड्रेन होने लग जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है, जिसकी वजह से सीएसएफ का प्रेशर कम हो जाएगा। या इसके अलावा ऑप्टिक नर्व शीथ डीकम्प्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। डीकम्प्रेशन से जो है ना वो प्रेशर, ऑप्टिक नर्व पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ट्रीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि यूनिलैटरल और बाईलैटरल पेपिल एडीमा। तो आपने याद रखना है कि ये जो अभी मैंने आपको पेपिल एडीमा पढ़ाया ना, ये होता है बाईलैटरल, जो सेकेंडरी टू रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो, उस बाईलैटरल डिस्क स्वेलिंग उसको कहते हैं पेपिल एडीमा। यूनिलैटरल पेपिल एडीमा दो ही सिचुएशंस में होता है, या तो फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम या सूडो कैनेडी सिंड्रोम। फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम में क्या होता है कि एक आँख जो है ना उसका फ्रंटल लूब का ट्यूमर है कोई, ठीक है, फ्रंटल लूब ट्यूमर है, जिसकी वजह से वो उस आँख में जो है ना कंप्रेशन की वजह से ऑप्टिक एट्रोफी हो रही है, ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी हो गई है फ्रंटल लूब ट्यूमर की वजह से। और चूंकि ये फ्रंटल लूब का ट्यूमर है तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हो गया ब्रेन का, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होने की वजह से जो ऑपोजिट आई है उसमें ऑप्टिक डिस्क एडीमा या पेपिल एडीमा जो है ना वो डेवलप हो गया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। कैनेडी सिंड्रोम में जब भी होगा ना तो एक आंख में ऑप्टिक एट्रोफी होगी और दूसरी आंख में पेपिल एडीमा होगा, ठीक है, दूसरी आंख में यूनिलैटरल पेपिल एडीमा होगा। तो फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम में आपने याद रखना है कि फ्रंटल लूब ट्यूमर की वजह से जो है ना ऑप्टिक एट्रोफी हो रही है एक, और ऑपोजिट आई में जो है ना वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होने की वजह से पेपिल एडीमा डेवलप होगा। सूडो कैनेडी सिंड्रोम में क्या होता है कि एक आंख में किसी भी कॉज की वजह से
ऑप्टिक एट्रोफी है और दूसरी आंख में किसी भी कॉज की वजह से पैपिल एडीमा है। ठीक है, तो फॉस्टर कैंडी सिंड्रोम में मैंने आपको बताया कि एक आंख में फ्रंटल लूप ट्यूमर की वजह से ऑप्टिक एट्रोफी और दूसरे में रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से पैपिल एडीमा है। सूडो कैनेडी सिंड्रोम में एक आंख में किसी भी वजह से ऑप्टिक एट्रोफी और दूसरे आंख में किसी भी कॉज की वजह से पैपिल एडीमा है। तो ये था यूनिलैटरल और बाईलैटरल पैपिल एडीमा। इसके बाद देख लेते हैं एमसीक्यूज़ के इस टॉपिक में से कैसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू देखें कि 40 ईयर ओल्ड जो फीमेल है वो कंप्लेन कर रही है सीवियर हेडेक्स की, वॉमिटिंग और डिस्टर्बेंस ऑफ विजन फॉर लास्ट 5 डेज। विजुअल फील्ड शो कर रही है एनलार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स। तो हेडेक का इसमें पॉइंट आ गया और एनलार्जमेंट आ गया ब्लाइंड स्पॉट्स की। ठीक है, तो इसमें क्या कॉज हो सकती है, तो ये पैपिल एडीमा होगा। इसके बाद पैपिल एडीमा इज बाईलैटरल ऑप्टिक नर्व हेड स्वेलिंग ड्यू टू, तो इसमें कॉज ये एंसेफलाइटिस और हाइपरटेंशन भी बन सकता है, पर मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना वो स्पेस ऑक्यूपाइंग ब्रेन लीजन्स है, कोई ब्रेन ट्यूमर या एब्सेस या ब्रेन सिस्ट जो होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ ऑप्टिक नर्व डिजीज़। तो ऑप्टिक नर्व डिजीज़ का जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है ना वो होता है रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, कि जो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स होता है वो हमारे पास ख़राब हो जाता है, कि जब लाइट डालने से जो प्यूपल जो है आमतौर पे कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, पर जिनमें रैपिडी प्रेजेंट होता है, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होता है, उनमें कंस्ट्रिक्ट करने के बजाय डायलेट कर जाते हैं। इसके बाद 19 ईयर ओल्ड बॉय फेल ऑफ हिज फ्रेंड्स शोल्डर, बेस्ट आईवी ड्रग टू रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन दिस पेशेंट। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट ड्रग जो है ना वो मैनिटॉल होती है, आईवी मैनिटॉल। इसके बाद पैपिल एडीमा इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, तो इसमें ब्लड डिस्क मार्जिन्स भी होते हैं पैपिल एडीमा में, डिस्क हाइप्रीमिया भी होता है, फील्ड इफेक्ट्स भी होते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स, और ये मार्क्ड लॉस ऑफ विजन नहीं होता। ठीक है, आपने याद रखना है ट्रांजिएंट लॉस होता है, कि एपिसोड्स आते हैं यूनिलैटरल या बाईलैटरल ग्रेइंग या ब्लैकिंग आउट ऑफ विजन के। इसके बाद 45 ईयर ओल्ड वुमेन हैड फ्रीक्वेंट हेडेक्स, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक्स वेरी थ्रू आउट द डे, वर्स्ट ऑन लिफ्टिंग वेट्स और कफिंग। शी हैज़ 2 episodes of blacking out of vision. CT MRI fails to show any other cause of symptoms. तो ये क्या डायग्नोसिस हो सकता है, तो कोई मास सीटी एमआरआई पे कोई मास नहीं नज़र आ रहा, यानी कि कोई ब्रेन ऑक्यूपाइंग स्पेस लीजन नहीं है, यानी कि कोई अननोन कॉज है या अनडाइग्नोज्ड कॉज है। तो इसमें चांसेस होते हैं कि पेशेंट को बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन हो या सूडोमोटर सेरिब्राई, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हो रहा है और जिसकी वजह से ऑप्टिक डिस्क एडीमा डेवलप हो रहा है।